नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसे आने वाले 25 सालों के लिए ब्लूप्रिंट माना जा रहा है, जो बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। और इस बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत साहब। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इसे माना जा रहा है एक ऐतिहासिक बजट। सरकार ने भी कहा और साथ ही कॉरपोरेट की तरफ से भी इस बजट को लेकर, या फिर गरीब आदमी हैं उनकी तरफ से भी इस बजट को लेकर एक उम्मीद भरी निगाहें नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये बजट कितना हमारी आकांक्षाओं को पूरा करेगा? ये बहुत क्रांतिकारी बजट है क्योंकि इसमें बहुत फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। और पूरा एक्सपेंडिचर देखें तो सेंटर और स्टेट का मिला के करीब 4.1% ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसने एलोकेशन किया है, जो कि मेरे हिसाब से कभी नहीं हुआ था। और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बूस्ट मिलेगी। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, और तब गरीब लोग की प्रगति होती है, जॉब क्रिएशन होता है, और वो करना बहुत आवश्यक था। दूसरा, इस बजट ने जो सबसे क्रांतिकारी चीज़ की है कि ये सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ को देखता है। ये आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनोमिक्स, बैटरी स्वैपिंग, क्लीन मोबिलिटी, इन सारे क्षेत्रों में बढ़ावत की बात करता है। जब 2014 में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हमारे यहाँ होते थे, आज हम 200 मैन्युफैक्चरर्स हमारे यहाँ हैं, और एप्पल और सैमसंग यहाँ बना के मोबाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही स्टोरी हमको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के साथ 14 और क्षेत्रों में हम कर रहे हैं। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग हो, हर क्षेत्र में हम इंडिया को एक सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, और यहाँ से लेकर हम एक्सपोर्ट करेंगे सारी चीज़ें। तो ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का। और इस बजट को पिछले बजट और गवर्नमेंट की कई स्कीमें हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और फिर PLI स्कीम्स, उनके साथ देखना और समझना बहुत आवश्यक है। सर, वही आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि इस बजट के साथ ये कहा गया, वैसे तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ये बजट है, लेकिन माना जा रहा है कि ये आने वाले 25 सालों की एक तरह से आधारशिला, क्योंकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी आपने बात की, इन सब को लेकर एक बड़ी संभावनाएं हैं। तो अगर उसी क्षेत्र में जॉब क्रिएशन की अगर बात करें, तो आपको लगता है कि उस तरीके से हमारे जो भविष्य है, भारत का जो भविष्य है, उसमें जॉब, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है, इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को मदद मिलेगी, जो आज बजट में जिन लोगों ने संभावनाएं देखी हैं कि हमारे देश में निवेश होगा, साथ ही देश के जो लोग हैं वो स्वरोजगार की तरफ, स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में बहुत बड़ा बना है। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ 60,000 स्टार्टअप्स होंगे, 110 यूनिकॉर्न्स होंगे। कोविड के पीरियड में हम करीब 42 यूनिकॉर्न्स को खड़ा कर देंगे, और हमारे यहाँ जो टैलेंट है टॉप क्लास है। स्टार्टअप मूवमेंट तो बढ़ा है, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत डिस्रप्शन किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में उन्होंने डिस्रप्शन किया है। उसकी वजह से एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को भी क्लीन मोबिलिटी में जाना पड़ा। और मेरे विचार से यही हर क्षेत्र में होगा कि स्टार्टअप्स लीड लेंगे और बड़ी कंपनीज को उनको फॉलो करना पड़ेगा, और उसकी वजह से देश में प्रगति आएगी। तो ये टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शंस कर रहे हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने जिस तरीके से बात की कोविड मैनेजमेंट को लेकर, क्या कोविड, क्योंकि हमने बीते सालों में देखा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि जो हमें इस बार बजट, आम बजट में आपको उम्मीद दिखती है कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र का जो बुनियादी ढांचा है वो और मजबूत होगा, PHC के स्तर पर, CHC के स्तर पर? देखिए, कई चीज़ें की गई हैं। एक तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है, जिसके 2 कंपोनेंट हैं। एक तो भारत ने सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रोल आउट की 500 मिलियन लोगों, 50 करोड़ लोगों के लिए, और वो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि पूरी डिजिटल है, कैशलेस है, पेपरलेस है। वैक्सीनेशन बहुत ज़ोरों से किया गया। देखिए, किसी देश में इतने स्पीड पर वैक्सीनेशन नहीं किया, वो भी पूरा डिजिटल सीमलेस, जो कि कोविन के ऐप के थ्रू हुआ। तीसरी चीज़,
हमने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एक 150,000 डेढ़ लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड किया गया है, उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बनाया गया है। और चौथी चीज़ कि अब डिजिटल हेल्थ मिशन रोल आउट करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का डिजिटल हिस्ट्री रहेगी जिसके बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट होगा। ये सब बड़े क्रांतिकारी कदम है और अगले 3-4 वर्षों में इनका रिजल्ट्स ग्राउंड पर नज़र आएगा बहुत ज़ोरों से। सर डिजिटल, क्योंकि आमतौर पर गांव देहात के क्षेत्र में अभी भी डिजिटल लिटरेसी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझ सकें या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं वो वहाँ तक पहुँच सकें। तो सबसे बड़ी ज़रूरत आज के दौर में डिजिटल लिटरेसी की समझ में आती है। क्या आपको लगता है कि साक्षरता के साथ जिस तरीके से डिजिटल यूनिवर्सिटी की एक बात हुई बजट में, डिजिटल लिटरेसी और बढ़ाने की ज़रूरत है और साथ ही इस बजट में आपको वो संभावनाएं नज़र आती हैं? बिल्कुल, आप देखिएगा लर्निंग आउटकम्स पे बहुत फोकस किया गया है, एजुकेशन पे बहुत फोकस किया गया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है। इनफैक्ट हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर हो, लॉजिस्टिक्स हो, डिजिटाइजेशन के थ्रू हम आगे बढ़ने की हम लोग की पूरी कोशिश है। और बजट में वही संभावनाओं के बारे में बताया गया है कि ये सारी चीज़ें, जैसे लॉजिस्टिक्स में हमारा खर्चा बहुत होता है, कैसे हम एक इंटीग्रेशन करेंगे लॉजिस्टिक डेटा बैंक के थ्रू और लॉजिस्टिक हब बना के हम रोड, एयरवेज, हाईवेज, सारे सेक्टर्स को मर्ज करके हम देश को आगे ले जाएंगे। सर उसके लिए जो एक प्लान वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम जो गति शक्ति जो प्लान है, आपको क्या लगता है, क्योंकि साथ उसके अलग अलग पहलू हैं, रेलवेज जैसी तो मैं बताता हूँ, पीएम गति शक्ति बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, क्योंकि अभी रेलवेज, हाईवेज, रोडवेज, एयरवेज सब अलग अलग अपनी प्लानिंग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर अलग प्लानिंग करता है। पीएम गति शक्ति हमें लेयर्स, जियो स्पेशियल मैपिंग की लेयर्स खोल देता है और उसकी वजह से सारी जब प्लानिंग होगी, इंटीग्रेटेड प्लानिंग होगी, तो सब कन्वर्ज करेंगे, सब इंटीग्रेट करेंगे और सबको पता चलेगा कि क्या क्या अप्रूवल्स चाहिए, क्या क्या करना है, और सब मिलके एक साथ काम करेंगे। तो उससे लॉजिस्टिक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा और वो टेक्नोलॉजिकल जंपिंग होगी, फॉरवर्ड मूवमेंट। अच्छा सर, अगर हम किसानों की बात करें, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में भी सरकार ने ऑर्गेनिक खेती हो या फिर उसके ड्रोन के ज़रिए खेती हो, सिंचाई के लिए कोई उपाय हो, तो सरकार का एग्रीकल्चर पर बेहद फोकस है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बजट में जो ऐलान किए गए वो ज़मीन पर उतारने में, क्योंकि आप लोग ज़मीन बहुत सारे स्टार्टअप्स इस समय टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में। ये फर्टिलाइज़र हो, सीड्स हो, ये सब फार्मर्स तक पहुंचाने में बहुत काम कर रहे हैं। उसके साथ ये किसान ड्रोन जब मिलेगा तो जल्दी सप्लाई होगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। दूसरी चीज़, इस बजट में नेचुरल फार्मिंग पर बहुत स्ट्रेस किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो वो जब नेचुरल फार्मिंग होगी तो खर्चा कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लैंड का बेटर यूसेज होगा। तो इसीलिए इस बजट में कई बहुत क्रांतिकारी कदम लिए गए हैं, जिनको हम जब ज़मीन पर लाएंगे तो इसमें बड़ा टेक्नोलॉजी की लेवल जंपिंग होगी, जैसे कि डिजिटल यूनिवर्सिटी है, जैसे किसान ड्रोन है, जैसे लॉजिस्टिक में के क्षेत्र में डिजिटाइजेशन का यूज़ करना और जियो स्पेशियल मैपिंग का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें देश को आगे ले जाएगा। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि देश में हम जब बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो आमतौर पर बात होती है जो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक बहुत अपने आप में सफल रही। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो या शहरी आवास हो, इस तरीके के जो ढांचागत विकास है, उसके लिए आपको लगता है इस बजट में ढांचागत विकास को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना बाकी विषयों को दिया गया है? नहीं, मैंने तो सारी रूरल स्कीम्स देखी, सबके बजटरी एलोकेशन देखे और पिछले बार के बीई बजट से कंपेयर किया। ये पता चलता है कि पिछले साल के बीई के मुकाबले इस साल बीई में काफ़ी बढ़ावत हुई है और पीएम किसान वगैरह कई स्कीमों में बहुत ज़्यादा बढ़ावत
हुई है स्कीम की। तो ये सारे के सारे कदम जो है ये गरीब लोगों और मिडिल क्लास को बेनिफिट करेंगे, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत इससे फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये माना जाए कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जिससे कि गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिला के स्तर पर वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, या फिर स्वरोजगार, कौशल विकास, इन सब के क्षेत्र में एक एक नई क्रांतिकारी युग की शुरुआत होगी। आज के बजट में वित्त मंत्री ने खासकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तारीफ की, और कैसे उसने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बदलाव लाए और कैसे उसको हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक ले जा रहे हैं। उसमें भी टेक्नोलॉजी, डेटा, गुड गवर्नेंस, इस पर फोकस किया गया है। तो उसके वही मॉडल हम कई जगह और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में ले जाएंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत साहब का कहना है कि एक क्रांतिकारी बजट है और आने वाले समय के लिए एक बड़े बदलाव करेगा।